MA फाइनल सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरीज समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस प्रश्न पत्र की फर्स्ट यूनिट की चर्चा हमारी चल रही थी। फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, उसकी हम बात कर रहे थे। पिछले जो वर्चुअल लेक्चर में हमने बात करी थी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की, मानवीय या मानविकी परिप्रेक्ष्य। उसमें हमने समाजशास्त्र की जो मानविकी प्रकृति है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी चर्चा हमने की थी। आज हम बात करते हैं जो ह्यूमनिस्टिक मेथोडोलॉजी है उसके द्वारा सोशल रियलिटी के अध्ययन के जो प्रमुख अप्रोचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि समाज शास्त्र में ऐसे कौन कौन से अप्रोचेज हैं स्टडी की जिनको काम में ले जो अप्रोचेज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को काम में लेती हैं या मानविकी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। जो प्रमुख ऐसे महत्वपूर्ण उपागम हैं जो मानविकी पद्धति के समर्थक हैं उनकी हम चर्चा करें तो प्रमुख रूप से 4 अप्रोचेज, 4 उपागमों की हम चर्चा करते हैं, 4 पद्धति शास्त्रों की हम चर्चा करते हैं। पहला है एथनोमेथोडोलॉजी, जिसको हम नृ जाति पद्धति शास्त्र भी कहते हैं। दूसरा है फिनोमिनोलॉजी, जिसको प्रघटना शास्त्र कहा जाता है। तीसरा है रेडिकल उपागम और चौथा है सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम। ये 4 अप्रोचेज प्रमुख रूप से समाज शास्त्र में अध्ययन हेतु अपनाई जाती हैं या काम में ली जाती हैं, जिनकी चर्चा हम करते हैं समाजशास्त्र में। तो जो पहली है वो है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी समाज शास्त्र में इस उपागम पर सर्वप्रथम चर्चा हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में की है। विशिष्ट घटनाओं के स्थान पर एथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। या ये जो नृजाति पद्धति शास्त्र ये उपागम है, ये उपागम जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं उन दिन प्रतिदिन की घटनाओं को अध्ययन में स्थान देता है, जिनको अभी तक अमहत्वपूर्ण मानते हुए अध्ययन से अलग समझा जाता था या अध्ययन में जिनको स्थान नहीं दिया जाता था, उन घटनाओं को, दैनिक घटनाओं को एथनोमेथोडोलॉजी अपने अध्ययन में स्थान देता है। जिसमें हम ये कहें किसी व्यक्ति की परिस्थिति की प्रतिमानात्मक भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, अपितु जो अर्थ वह व्यक्ति अपनी परिस्थिति को भूमिका के निर्वहन के माध्यम से देता है, उस निर्वहन प्रारूप को इस उपागम में अधिक महत्व दिया जाता है। तो एक तरह से जो इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप किसी भूमिका का संपादन करते हुए स्वयं जो अर्थ रखता है वही अर्थ दूसरे लोग भी रखें, ये प्रयास किया जाता है इस प्रविधि के, इस पद्धति के माध्यम से समझने का। तो किसी तरह का कोई नॉर्मेटिव जो अर्थ है, जो नॉर्मेटिव रोल है किसी व्यक्ति का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इस उपागम पद्धति में नहीं होता है। तो मानविकी परिप्रेक्ष्य भी यही मानता है कि जो मनुष्य है वो दैनिक जीवन में जिन घटनाओं को अंजाम देता है उन घटनाओं को समझना ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि मानव ही समाज का निर्माता है। इसलिए मानवीय जो घटनाएं हैं और वो जो परिस्थिति से और पारिस्थितिकी से दोनों से प्रभावित होती हैं, तो इनके आपसी संबंध क्या है, घटनाएं प्राय घटनाएं कैसे प्रभावित होती हैं, कैसे घटित होती हैं, कौन कौन से कारण हैं, ये समझने का प्रयास मानविकी प्रवृत्ति के अंतर्गत किया जाता है और किसी भी भाग को उसमें छोड़ा नहीं जाता। तो यही प्रयास एथनोमेथोडोलॉजी करता है। तो एथनोमेथोडोलॉजी में जो अधिक महत्व दिया जाता है वह है सृजनशीलता। जो क्राफ्टमैनशिप है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। इस उपागम में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी परिस्थिति को प्रतिमानात्मक आधार पर क्या महत्ता दी गई है, अपितु इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि किसी परिस्थिति विशेष को धारण करने वाला व्यक्ति अपनी परिस्थिति की पुष्टि हेतु अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कैसे करता है, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा है, उस व्यक्ति द्वारा संचार के लिए भाषा का जो अर्थ निरूपित किया जाता है उसका शाब्दिक अर्थ उसका शाब्दिक अर्थ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उन शब्दों का अंतर्निहित अर्थ है समझा जाना जरूरी है। जैसे हम ये देखते हैं दैनिक जीवन में, जब भी कोई घर पर मेहमान आता है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई मेहमान आए हैं, चाय वाय बनाइए, सब्जी में आलू वालू बना लीजिए। तो यहाँ जैसे वालू है, चाय के साथ वाय शब्द है, इनका तात्पर्य पृथकतः विशेष रूप से कुछ भी नहीं है, किंतु जब चाय के साथ इसको प्रयुक्त किया जाता है वाय को, तो इसका मतलब नमकीन वगैरह है, बिस्किट वगैरह से होता है। ठीक इसी तरह से वालू का पृथकतः कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब आलू के साथ काम ये लिया जाता है तो अन्य जो सब्जियां जो आलू के साथ बनाई जा सकती हैं, रोज़ बनाते हैं, तो उस संदर्भ में ये एक व्यक्तिपरक उपागम है। ऐसे ही दूसरा जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाला उपागम है वो है फिनोमिनोलॉजी। ये फिनोमिनोलॉजी जो उपागम है, प्रघटना शास्त्र उपागम है, ये मैक्स सेलर, शुट्ज, हसरल, गुरविच और वीरकांत आदि लोगों ने इस उपागम को ज़्यादा काम में लिया है। इस उपागम की जड़ दर्शन में निहित है, फिलॉसफी में निहित है। सामाजिक प्रघटना को समझने हेतु जो प्रघटनावादी उपागम है वो दर्शन का सहारा लेती है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु को तथा अध्ययनकर्ता को पृथक पृथक स्थान देते हैं। इसमें विभेदन या अंतर किया गया और बताया गया है कि ये दोनों एक ही नहीं हैं। विषय वस्तु और अध्ययनकर्ता दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, दोनों की अलग अलग पहचान होती है। यह जो पद्धति है वो अनुभवों को दो स्तरों पर समझने की बात करती है। प्रथमतः सम्मिश्रित अनुभव जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेज हैं वो, दूसरा है अद्वितीय अनुभव जो यूनिक एक्सपीरियंसेज हैं वो। और ये हर व्यक्ति में पृथक पृथक होते हैं, जबकि सम्मिश्रित अनुभव द्वारा सामान्यीकरण संभव है। फिनोमिनोलॉजी सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु जो इडियोटिक रिडक्शन है उस पर जोर देते हैं तथा सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाए जिस रूप में या अवस्था की कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति या संरचना विशेष के कारण होती है तथा जिस विशिष्ट पहचान तथा जिस स्थिति परिस्थिति या संरचना विशेष के हटा दिए जाने से उस प्रघटना का स्वरूप ही बदल जाता है, उसके न होने से उस सामाजिक प्रघटना की पहचान संभव नहीं हो, ऐसा फिनोमिनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन हेतु किया जाता है। तीसरा जो उपागम है वो है रेडिकल उपागम। रेडिकल उपागम की चर्चा समाजशास्त्र में सी राइट मिल्स, होरोविट्ज, डेविड रिजमैन आदि समाजशास्त्रियों ने की है। आमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर तथा व्यवस्था की विरोधी यह रेडिकल उपागम की विचारधारा है। इस उपागम में उस वर्ग के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है जो मुख्यतः शोषित उपेक्षित रहा है
विशेषकर जिसे हम समाज विज्ञानों में दलित वर्ग कहते हैं, जिन पर अभी तक समाज शास्त्रियों का ध्यान अपवाद स्वरूप ही गया है, बहुत कम ध्यान गया है या वे उपेक्षित रहे हैं। रेडिकल विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की जो एनुअल मीटिंग है उसमें उभर कर आई थी, जिसमें युद्ध या संघर्ष को रेडिकल विचारधारा का केंद्रीय आधार माना गया और ये माना गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। चौथा जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी अप्रोचेज जिनके माध्यम से हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की पक्षधर हैं, वो चौथी उपागम पद्धति है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। और इसकी जो चर्चा है वो समाजशास्त्र में चार्ल्स हर्बर्ट कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, या मुख्य रूप से हम बात करें जो शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, उन लोगों ने इस अप्रोच की चर्चा की है। इसमें ये माना जाता है कि अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप जिसमें कुछ प्रतीकों, संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहलाती है। और मानवीय व्यवहार का बहुत अधिक हिस्सा ऐसा है जो कुछ प्रतीकों के माध्यम से, हाव भाव भंगिमाओं के माध्यम से संपन्न होता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस उपागम में व्यक्ति या समूह के हाव भाव भाव भंगिमाएं भाषा को अंतःक्रिया व संचार का मौलिक आधार माना गया है। भाषा के सामाजिक पक्ष को समझे जाने पर बल देते हुए इस उपागम की मान्यता है कि भाषा का व्याकरण, निहित या शब्दकोश निहित अर्थ अथवा उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? भाषा का सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम रोज़मर्रा या दैनिक जीवन में एक ही शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। वो धीरे बोला जाता है, वो तेज बोला जाता है, विशेष प्रकार की भाव भंगिमा के हिसाब से बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह का स्टेटमेंट या कथन कहता है तो वो कहता है अच्छा। ये अच्छा शब्द किस भाव भंगिमा से कहा गया है? इसका अर्थ अच्छा का मतलब गुड भी हो सकता है, अच्छा का मतलब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो सकता है, अच्छा का मतलब अगले को परिस्थिति याद दिलाने से संदर्भित भी हो सकता है। तो इस तरह से प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, जैसे लाल गुलाब भेंट किया जाता है, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, इनके सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, ये प्रतीकों के रूप में काम में लेते हैं। हमारी जो हिंदी फिल्में हैं और पुरानी जो फिल्में हैं उनमें प्रतीकों का बहुत अधिक यथोचित इस्तेमाल किया गया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये कहता है कि हमारे लिए भाषा का व्याकरण का जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सामाजिक पक्ष है वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये चार अप्रोचेज ऐसी हैं, एथनोमेथोडोलॉजी से लेके फिनोमिनोलॉजी, रेडिकल अप्रोच और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जिनके माध्यम से हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव या फिर कहें मानविकी जो परिप्रेक्ष्य है उसको भली भांति समझ सकते हैं। और ये चारों ही अप्रोचेज मानव के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को सामाजिक संदर्भों में व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, जिनका दूसरी जो अप्रोचेज थे, चाहे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी, चाहे वो इवोल्यूशनरी अप्रोच थी, चाहे वो हिस्टोरिकल अप्रोच थी, चाहे वो प्रत्यक्षवादी उपागम जिसको हम कहें पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी, उनमें इस तरह से इनको अध्ययन की विषय वस्तु नहीं माना गया। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के पक्षधर ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का ऐसा बहुत सारा पक्ष रह जाता है जिसके बारे में विशेष रूप से समाजशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया। टिप्स ऑफ द आइसबर्ग
की तुलना मानवीय व्यवहार से की गई है। जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी में हम डालें तो उसका 8/9 भाग पानी के अंदर डूब जाता है और 1/9 भाग बाहर रहता है। तो इन जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के समर्थक हैं उनका मानना है कि अभी तक जो अप्रोचेज ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काम में ली जाती थी वो एक तरह से देखा जाए तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग में आइसबर्ग का जो ऊपर का हिस्सा है उसी का अध्ययन करने में कारगर हुई हैं, जबकि बहुत सारा हिस्सा ऐसा रह गया जिसके बारे में चर्चा ही नहीं की गई। वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की समर्थक जो अप्रोचेज हैं वो एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, रेडिकल अप्रोच और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के माध्यम से संभव है। तो अगली जो हमारी वर्चुअल क्लास होगी उसमें हम ये जो दोनों अभी अप्रोचेज हमने पढ़ी हैं साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, इन दोनों अप्रोचेज के पढ़ने के बाद में ये चर्चा करेंगे कि वास्तव में अब सोशियोलॉजी की नेचर कैसी है, उसकी जो नेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से होंगे, वो ह्यूमनिस्टिक होगा, वो साइंटिफिक होगा, और साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक दोनों होकर भी वो साइंटिफिक हो सकता है क्या, कैसी अप्रोच होगी। अगले वर्चुअल लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।